क्या 3 वाट मीटर नहीं, 3 फेज पावर मेजरमेंट किया था 2 वाट मीटर से, रियल पावर मेजर किया था। क्या मेजर किया था हम लोगों ने? रियल पावर। और रियल पावर 3 फेज कितना होता था? कितना होता है रियल पावर? बोलिए, पढ़े हैं कि नहीं? भूल गए हो लोग? कुछ दशहरा की छुट्टी में खाली पढ़े हैं कि भूल गए हैं सब? 3 फेज पावर कितना होता है बालक? कितना होता है? बोलिए, कितना होता है 3 फेज पावर? बोलिए। हाँ, 3 इंटू वी फेज आई फेज कॉस पाई या रूट अंडर 3 वी लाइन इंटू आई लाइन इंटू कॉस पाई। यस या नो? यही पढ़ा था ना? अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू 3 फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट। कौन सा पावर मेजरमेंट? रिएक्टिव पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड। कौन सा वाट मीटर मेथड? देखिए, आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। यही मेथड है 2 वाट, जो आपको बेसिक ज्ञान था वो सारा बता चुका हूँ। जो लास्ट क्लास किया था उसको अच्छा समझ में आएगा, जो नहीं किया था उसको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आपको मैंने ये बताया था कि जब भी हम 3 फेज पावर मेजरमेंट करते हैं 2 वाट मीटर से, तो 2 वाट मीटर क्यों लगाया ये भी बता दिया था। 2 वाट मीटर कहाँ अलाउ है ये भी बता चुका हूँ ना जी? बोलिए। तो आज हम मेजर करेंगे रिएक्टिव पावर। क्या मेजर करेंगे हम लोग? रिएक्टिव पावर। हेलो हेलो, आयशा अवेलेबल है? आयशा, हाँ आयशा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज रिएक्टिव पावर। 3 फेज रिएक्टिव पावर कितना होता है आयशा? 3 फेज रिएक्टिव पावर मैं ये लिखता हूँ, क्यू 3 फेज कितना होता है? बस केवल कॉस फाई हटाओ और केवल क्या लगा देना वहाँ पे? हाँ, साइन फाई। तो रूट अंडर 3 VL IL साइन फाई। हमको यही मेजर करना है और हम इतना ही मेजर करना प्रूव करेंगे। इतना मेजरमेंट अगर हम लोग का ये वाट मीटर से हो जाएगा तो हम लोग का काम खत्म। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम वाट मीटर का रीडिंग निकाला था और हम लोगों ने देखा, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन एकदम 100%, 100 to 100% पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस यूनिट से क्वेश्चन बनेगा 4 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक आपका सिंगल फेज वाट मीटर का कंस्ट्रक्शन पूछता है, दूसरा उसका एरर से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा यही वाट मीटर। तो और कोई क्वेश्चन आप पूछे, लेकिन ये 200% पूछता है, पूरा का पूरा 100% पूछेगा। तो देखो हम लोगों ने जो रीडिंग निकाला था, तो हम लोगों ने देखा था वाट मीटर 1 का रीडिंग था बाबू VL IL cos 30-5 था, यस या नो? और वाट मीटर 2 का रीडिंग था VL IL cos 30+5। ये रीडिंग था ना? हेलो, यही रीडिंग हम लोग का आया था। अब सर एक बात आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि कभी कभी अगर आपने फेज सीक्वेंस चेंज किया या RYB की जगह पर BRY भी ले लोगे, तो आपका ω1 और ω2, जैसे वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 का जो रीडिंग आएगा, तो ये पक्का है cos 30-5 और cos 30+5। तो हो सकता है कि होगा W2 आ जाए cos 30-5 और W1 आ जाए वाट मीटर 1 का रीडिंग cos 30+5। तो घबराना नहीं, ये दोनों रीडिंग आपके लिए जायज़ है। क्योंकि जब हम लास्ट में जब आपको रिएक्टिव पावर मेजर करते हैं तो हम लोग मोड लगा देते हैं, नेगेटिव पावर होता नहीं है। तो होगा क्या आपसे, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका, जिसे मैंने यहाँ निकाला था तो W1 यहाँ आया था, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा पीछे चलता हूँ। हम लोगों ने ये पूरा निकाला था, तो हम लोगों को W1 कितना आया था, नहीं तो आप फिर बैठ के कन्फ्यूजन करोगे। हम लोगों के पास W1 ही आया था, देखो तो हम लोगों के पास W2 तो ये आया था, देखो तो ये आया था। ये W2 आया था, देखो तो W2 cos 30+5 VL IL cos 30+5, बोलो। और W1 कितना आया था, cos 30-5, यही आया था ना? बोलिए। तो एक बार इन दोनों को घटा दीजिए, क्या करिए, घटा दीजिए। तो देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, बोले तो W1 मतलब वाट मीटर 1 का रीडिंग माइनस वाट मीटर 2 का रीडिंग इज इक्वल टू VL IL cos 30-5, ये वाट मीटर 1 का रीडिंग है, माइनस VL IL cos 30+5। अब यहाँ से VL IL दोनों में कॉमन हो जाएगा, यस या नो?
और यहाँ क्या बचेगा बाबू, cos 30 माइनस फाइव माइनस cos 30 प्लस फाइव बचेगा। बोलिए, आप इसको थोड़ा ओपन कर दीजिए तो cos a प्लस बी पे, cos a प्लस बी पे आप ओपन करिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से बताइए तो, VL IL क्या मिलेगा बोलो तो हमें, बोलो। ठीक, माइनस आगे, हाँ जी, ये मिलेगा, ध्यान से देखो, 2 sin 30 प्लस 2 sin 30 इंटू साइन 5 मिलेगा, बोलो तो, काट छाट करके। किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकता है कि सर कैसे, मैं बताऊंगा, लेकिन पूछेगा तब, हमें पता नहीं चलेगा, हम नहीं जानते कि सबको आता है, ये सब बेसिक चीजें है, ये तो मैथ इतनी ज्ञान तो है, अगर किसी को नहीं आता तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे आया, बोलो। सबको ये बात क्लियर है, हाँ या ना बोलो। ओके, अब आपको साइन 30 कितना होता है बाबू, 1/2, यानी ये और ये कट गया, क्या बचेगा आपके पास, जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, VL IL sin 5, बोलिए क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। और आप जानते हो कि 3 फेज रिएक्टिव पावर कितना होता है, √3 VL IL sin 5, यस या नो। अगर हमको रिएक्टिव पावर 3 फेज चाहिए तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड, यानी इधर भी √3 और इधर भी √3, बोलिए इधर भी √3, आया ना, बोलिए एग्री, आया ना। तो आप देखो ध्यान से, तो अब ये रिएक्टिव पावर मेजरमेंट हो गया कि नहीं, तो 3 फेज रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू √3 टाइम्स इंटू ω1 माइनस ω2, बोलिए, मतलब W1 माइनस W2, वाटमीटर 1 का रीडिंग माइनस वाटमीटर 2 का रीडिंग, यस या नो। अगर आपको क्वेश्चन में 2 वाटमीटर का रीडिंग दिया हो और आपसे बोले कि रिएक्टिव पावर बतानी है, बोल दे कि आपका वाटमीटर 1 का रीडिंग है 400 वाट, वाटमीटर 2 का रीडिंग है 200 वाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इन 3 फेज में मेजर करना है तो क्या करोगे, √3 इंटू W1 माइनस W2, बोलिए, क्योंकि वहां पे आपको देखो, अब क्वेश्चन में आपको W1 किसको मानना है, W2 किसको मानना है, आप किसी को भी W1 किसी को भी W2 मान सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा मानेंगे तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, तो निगेटिव साइन कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड साइन ले लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है, मॉड, क्या ले लिया जाता है, ऐसा मॉड लगा दिया जाता है, ये बात आपको समझ में आ रहा है, हाँ। और नहीं तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो बड़ा वाला है उसको ω1 मान लो, जो छोटा वाला है उसको क्या मान ले, W2 मान ले, मतलब वाटमीटर 1 का रीडिंग मान लेते हैं बड़ा वाले को और वाटमीटर 2 का रीडिंग मान लेंगे छोटा वाले को, ये बात आपको समझ में आया, बोलिए। तो इस तरह से आपका जो, हाँ जी बोलिए, और इसका यूनिट क्या होता है बाबू, सर कोई क्लास में ज्वाइन होना चाहता है, जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, मैसेज भेज रहा है। ओके, चलो आ गया, ठीक है, और कोई है, तो इस तरह से अभी बात आपको समझ में आया। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये याद रखिएगा। अब आपको 2 मिल गया, आपको क्या मिल गया, आपने रियल पावर निकाल ली और आपने क्या निकाल लिया, रिएक्टिव पावर। देखो ध्यान से, अगर आपसे रिएक्टिव पावर मेजरमेंट पूछ देगा तो काम तो आपको वही करना पड़ेगा, आप बस वहाँ से क्या मिस कर दोगे, फेजर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बस आप जो ऐड किया था वो अलग कंडीशन हटा दोगे। हम लोगों ने रियल पावर के लिए क्या किया था, दोनों वाटमीटर का रीडिंग ऐड कर दिया था अकॉर्डिंग टू बोलेंडल थ्योरम, है ना, हेलो, अकॉर्डिंग टू बोलेंडल थ्योरम हम लोगों ने क्या किया था, दोनों वाटमीटर का रीडिंग को ऐड कर दिया था, यस या नो। तो आपका जो ऐडिंग वाला कंसेप्ट है उसको हटा के क्या लगा देना है, सबट्रैक्टिंग वाला, क्या लगा देना है, सबट्रैक्टिंग वाला। कहानी वही तक करना है। देखो आपको क्या क्या निकालनी है,
आपको W1 का रीडिंग निकालनी है, W2 का रीडिंग निकालनी है, और उसके बाद फेज एंगल के लिए वही फेज डायग्राम निकालनी है, फेज डायग्राम बनाना ही पड़ेगा और उसके बाद ये निकालना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आया? तो मैक्सिमम फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस के मतलब क्या होता है, पहले हमको ये बताओ। मतलब कि अगर रियल में हमारे पास सर्किट है तो उसका अगर हम वॉट मीटर से मान के मेजर कर रहे हैं तो रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होगा उस सर्किट में? तो उसमें क्या निकाल रहे हैं उसका सर्किट का? देखिए, हमारे कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, दो तरह का पावर देता है, एक रियल पावर और दूसरा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर रियली में कोई कंजम्पशन नहीं देता। अगर रिएक्टिव पावर आप घर में कंज्यूम करोगी तो आपका मीटर का रीडिंग कुछ नहीं आएगा। तो बोलोगे सर आप तो फिर रिएक्टिव पावर का काम क्या है, बोलोगी ना। तो रिएक्टिव पावर क्या करता है, दो काम करता है। जब भी हमारा सिस्टम में जब पावर फैक्टर डैमेज होता है, पावर फैक्टर कम होता है, या वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, या वोल्टेज कभी कभी स्टेबलाइज नहीं होता है, तो उस समय में ये रिएक्टिव पावर क्या करता है, उस सिस्टम का वोल्टेज को फ्लैटनेस बढ़ाता है, वोल्टेज को स्टेडी स्टेट में लाता है। कैसे लाता है? बाय चेंजिंग द पावर फैक्टर। जब भी पावर फैक्टर चेंज होगा, देखो हम लोग क्या है, हम लोगों ने तीन चीज़ पढ़ चुके हैं। ये बात पूछने से पहले थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना चाहिए था। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था S=P + jq, पढ़ा है वो आप लोगों ने? बोलिए। यह है अपरेंट पावर, ये है रियल पावर और ये है रिएक्टिव पावर। आप लोग पढ़ा है ये, है ना? कम से कम जो पूछा वो तो बताओ। अच्छा, अब इसका मॉड निकालो तो थोड़ा, मॉड रिएक्टिव पावर कितना आएगा, मॉड कॉम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर कितना आएगा? √P² + Q² आएगा। बोलो बोलो, आया ना? और इक्वल टू V/I होता है, V/I कंजुगेट होता है। ये आप याद है, भूल गए हो? ये मैंने ही बताया है, ये याद है, भूल गए हो? तो वो आई कॉन्जुगेट का मतलब है। आई कंजुगेट का क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ा था, आपको शायद याद नहीं है। मैंने सब लोगों को बोला था कि कंजुगेट क्यों होता है, तो बस एक बच्चा हमको थोड़ा सा आंसर बताया था, और डेट इज अप्रोक्सीमेट, नियर अबाउट सही पहुंचा था, और वह था अभिषेक। बाकी किसी ने हमको इस पर दोबारा कोई चर्चा नहीं किया, क्योंकि जब आप पढ़ने में इच्छुक नहीं हो तो मेरे को बताने से मतलब क्या है। जिसको पढ़ने का इच्छुक होता है पूछता दोबारा क्लास में, किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ा था, यहाँ आई कंजुगेट क्यों लिया जाता है। अब कंजुगेट की बात अभी बाद में करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स मैथ जानते हो, कॉम्प्लेक्स मैथ? कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना। हाँ, वहाँ पे केवल j को -j कर देते हो, x + iy करते हो तो कंजुगेट लिखते हो, z कंजुगेट = x - iy लिखते हो कि नहीं? और हमेशा कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, चाहे कंजुगेट करो चाहे ना करो, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये भी आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो देखो यहाँ ध्यान से, अब आप यहाँ पावर फैक्टर की मैं बात करता हूँ। मैं ये जो सिग्निफिकेंस पूछी थी इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। पावर यहाँ P= क्या होता है, ऐसा VI cos ∅, लिखते कि नहीं लिखते, बोल। अब यहाँ पे जो VI लेती है बाबू, यहाँ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर यहाँ से cos ∅ को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ये नहीं बोलते हम लोग पावर फैक्टर cos ∅, बोलो। द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड फेज एंगल, एंड द फेज एंगल विच बी टेकन बाय cos या कोसाइन लेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड I, तो उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर इस पावर फैक्टर को ऐसा लिखो तो ऐसे आपको क्या मिलेगा, P= V/I, सॉरी, पावर फैक्टर P/V/I, बोलो, P/V/I, यही आएगा ना, बोलो बोलो। अब ध्यान से देखो, तब V चूंकि ये मैग्नीट्यूड होता है, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्या कि P/S मतलब S क्या, मैग्नीट्यूड, बोलो, लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो। तो PF= जो लिखा जाएगा, ध्यान सुनना, PF= जो लिखा जाएगा बाबू, वो हो जाएगा P/√P² + Q²। बोलिए। यस सर। अब यहां से ध्यान से देखो आयशा, अगर तुम Q का वैल्यू चेंज करोगे तो पावर फैक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा?
अब तुम्हें समझ में आएगा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, बोलिए। यानी रिएक्टिव पावर चेंज हुआ तो पावर फैक्टर चेंज हुआ, और अगर सिस्टम का पावर फैक्टर चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा, देखो सप्लाई अथॉरिटी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, पावर फैक्टर का मेन सिग्निफिकेंस डोमेस्टिक में नहीं होता है, मेनली होता है इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज को हिदायत दिया जाता है कि आपका पावर फैक्टर शुड बी मेंटेन 0.8 एबव 0.8 होना चाहिए, उसके बिलो नहीं चलाना चाहिए आपका इंडस्ट्री। अगर उसके बिलो अगर वो इंडस्ट्री चला देगा तो उसका इफेक्ट सब स्टेशन पर पड़ता है, और उसके एवज में सप्लाई अथॉरिटी उसको पेनाल्टी फाइन करती है उस कंपनी पे। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, सब लोग अपना अपना कैपेसिटर बैंक लगा देता है, और उस कैपेसिटर बैंक से इस पावर फैक्टर को अपना इंप्रूव करके चलाता है। तो सिग्निफिकेंस समझ में आया। दूसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो भी मशीन का रेटिंग होता है, आप जो भी जनरेटर का रेटिंग जाकर पढ़ना, वो वोल्ट एम्पियर में होता है, जाकर पढ़ना। ट्रांसफार्मर का पढ़ना वो भी वोल्ट एम्पियर में होगा, जनरेटर का पढ़ना वो भी वोल्ट एम्पियर में होगा। यानी अगर ध्यान से देखो तो जनरेटर का रेटिंग भी डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि इसी का यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है अपरेंट पावर का। ये बात समझ में आया तुमको ऐसा? हाँ, वाट रियल पावर का यूनिट होता है बाबू। देखो ये कहानी तुम अभी, हाँ रियल पावर का यूनिट वाट होता है। और ये क्यों नहीं होता है, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में जब डीसी मशीन ट्रांसफार्मर पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इंटरव्यू में बैठोगे तो पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में क्यों होता है, वाट में क्यों नहीं होता है। तो उसका जवाब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। इस सेमेस्टर में जान के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो इस क्वेश्चन को अपने पास, मशीन ट्रांसफार्मर भी होते हैं? नहीं, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, ये आपका चैप्टर सब्जेक्ट का नाम है, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। तो वहाँ डीसी मशीन पढ़ोगे और ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, तो जितनी मशीन की रेटिंग होती है सारे वोल्ट एम्पियर में होता है, वाट में नहीं होता है। वाट आपका जितने भी आप कंज्यूम वाला लोड लगाते हो, बल्ब, फैन, इस सब का यूनिट जाकर देखना वाट होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, तो मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। क्या मेजर करेंगे अब, क्या मेजर करेंगे? पावर फैक्टर। क्या मेजर करेंगे हम लोग? अगर आपसे पावर फैक्टर मेजरमेंट के बारे में पूछ दिया कि पावर फैक्टर मेजर करिए 2 वाट मीटर से, तो आपकी कहानी थोड़ी लंबा हो जाएगा। आपको ये भी निकालनी पड़ेगी और आपको रियल पावर भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियल पावर और रिएक्टिव पावर जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप पावर फैक्टर के बारे में नहीं बता पाओगे। ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। तो आप लोगों ने देख लिया था, अब हम लोगों ने 2 चीज़ देख चुके हैं। देखो मैं इक्वेशन नंबर, इसको नाम दिया हूँ, इस इक्वेशन का नाम दिया हूँ। देखो इस इक्वेशन का नाम क्या दिया हूँ, देखो से मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा देर के लिए। देखो मैंने इस इक्वेशन का नाम दिया है 8, सॉरी इसका इक्वेशन का नाम कितना दिया है 7। देखो तो दिख रहा है, बोलो। हाँ 7। अब एक इक्वेशन का नाम और दिया हूँ, थोड़ा बैक चलता हूँ मैं, एक इक्वेशन का नाम और दिया हूँ, और यहाँ पे एक इक्वेशन नाम दिया हूँ 6। देखो इस इक्वेशन नाम 6 दिया हूँ, देखो ध्यान से, दिख रहा है? अब हमको क्या चाहिए ऐसा, हमको चाहिए ये फेज एंगल। अगर हमको फाई की वैल्यू पता हो जाएगा तो हम पावर फैक्टर बता देंगे, यस या नो? अगर हमको, देखो फाई क्या था, फाई द एंगल बिटवीन वीएल एंड आईएल, यस या नो? आप फेजर पे जाकर देखो, वी आर आई आर के बीच के एंगल है फाई, वी वाई वी बी का बीच के एंगल है फाई, और वी वाई और वी आई वाई के बीच के एंगल है फाई, दैट इज लोड के एंगल है फाई। तो इसका मतलब है कि फाई द एंगल बिटवीन वी एल एंड आई एल, यस या नो? जो भी आप 3 फेज लोड लगाए हो तो हर सिंगल फेज के लोड के अक्रॉस एंगल था। अब जाकर देखो वी फेज और आई फेज के बीच के एंगल था कि नहीं था? ये अगर फाई के बारे में हमको आइडिया हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बोलो, तो हम क्या करें, इक्वेशन 6 को इसे डिवाइड कर दें, sin फाई बाई tan फाई हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये तो √3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो हम करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड करें ना, बोलो। तो देखो लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 7, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाई इक्वेशन 6। इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 से डिवाइड किया था, क्या लिखा? W1 माने W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। W1 क्या था बाबू? रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1। W2 क्या है बाबू?
रीडिंग ऑफ वाट मीटर 2। किसी किसी बुक में P1 P2 भी लिखा है, ध्यान रखना। P1 P2 भी इज द रीडिंग ऑफ द वाट मीटर 1 और P2 इज द रीडिंग ऑफ वाट मीटर 2। ये बात आपको समझ में आया। अब आपने अभी देखा था W1 माइनस W2 कितना था, VL IL sin phi, देखा था कि नहीं देखा था, बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो। और आपने ये देखा था W1 प्लस W2 कितना था, √3 VL IL cos phi, हाँ या ना, बोलो यार, मैं दिखाऊं सबको। अगर नहीं है तो बोलो ना, अगर हाँ तो हाँ, तो मैं तब ना दिखाएंगे। आप लोग ऐसे शांत मत हो जाओ, शांत रहोगे फिर सिलेबस हमारा पीछे रहेगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो, तो ये आ गया VL IL, ये रख दिया यहाँ पे, और W1 W2 तो देखो ये VL IL कट गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, tan phi बाई √3 बचेगा कि नहीं, बोला बोलो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बाबू 1/√3 इंटू tan phi, बोलो ये बचेगा, एग्री, बोलिए हाँ ये ना। यस सर। अब इस √3 को उठा के इधर भेज दीजिए। तो देखिए √3 को यहाँ भेज दिया, तो √3 इंटू W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2, ये आ जाएगा, बोलो हाँ आ जाएगा नहीं आएगा। बहुत सारा नोमेरिकल भी, हाँ नोमेरिकल भी करना है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अगर फाई निकालना है तो क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू tan इनवर्स √W1 माइनस W2 अब बाई W1 प्लस W2, ये आ जाएगा। और फाई क्या था बाबू, फाई द एंगल बिटवीन V फेज इंटू I फेज, यस नो। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर cos phi। आप फाई की वैल्यू कितना निकालो, आप पुट कर दो, तो cos phi तो फाई की वैल्यू रख दिया जाएगा, नहीं देखो तो बोलो, ये मेजरमेंट हो गया कि नहीं, बोलो। अपने अब आप लोगों ने ध्यान से देखो, आप लोगों ने क्या क्या देखा बाबू, 2 वाट मीटर के मेथड से हमने क्या क्या चीज़ निकाला। देखो ये ध्यान रखना, ये तीनों जो पैरामीटर निकाले हैं बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पर्पस, आप फॉर आपके एग्जाम पर्पस, फॉर योर एग्जाम पर्पस। उसके साथ साथ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उस पर मैं आता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया, रियल पावर मेजर कर लिया, आप लोगों ने रिएक्टिव पावर मेजर कर लिया, और आप लोगों ने क्या मेजर कर लिया, पावर फैक्टर। ये बात आपको समझ में आई, बोलिए हेलो हेलो। आप लोगों को ये बात समझ में आया ना, ठीक है। हाँ बोल नहीं रहे हो ना, मैं इसलिए डाउट हो रहा है, नहीं बोलोगे तो पता नहीं चलता। अब आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू वो है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन। क्या है बाबू, इफेक्ट ऑफ, हाँ इसका नोट्स मैं भेज दूंगा शाम को, अभी बस समझाता हूँ क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास समझाने का। इफेक्ट ऑफ, नोट्स क्या भेजना, जो समझा रहा हूँ यही है, इफेक्ट ऑफ PF वेरिएशन, PF वेरिएशन ऑन द रीडिंग ऑफ। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब JB गुप्ता खोलोगे बाबू लाइन से क्वेश्चन है, और जो मेजरमेंट का पेपर आपको भेजा था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पावर फैक्टर वेरिएशन ऑन द, और ये बहुत इजी है, अगर ये पूछ दिया ना तो आपको सबसे बढ़िया आपके लिए हो जाएगा, ऑन द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर। अब मतलब कहने के इस हेडिंग से क्या आप लोगों को पता चल रहा है बाबू, बोलो, वाट मीटर मेथड। बोला आपको इस हेडिंग से क्या पता चल रहा है, बोलो, कोई मेरे को समझाए। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
इसके बाद इस टॉपिक से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उतना नहीं है। इसके बाद इस टॉपिक को मैं इस यूनिट को यहीं रोक दूंगा, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी टाइम कम है मेरे पास, फिर टाइम बचेगा तो यहाँ बैक हो जाएंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ, अब कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट का यूनिट 4, 5, 6 छोड़ो, 3 यूनिट बचेगा। 3 यूनिट तो इसी महीने में 10 दिन छुट्टी हो जाएगा, 20 दिन और बचा है क्लास के लिए। अब ध्यान सुनना, इस यूनिट 20 दिन सर, उसके बाद अब उसके बाद दिसंबर में तुम्हारे पेपर हो जाएंगे स्टार्ट। तुम लोग का सेमेस्टर सही चल रहा है तुम लोग? क्या जी? दिसंबर की शुरुआत में ही था। नहीं, दिसंबर 10 या 15 दिसंबर से नोटिस आ जाएगा, मतलब होता तो दिसंबर में ही है। सर अब ऑनलाइन होगा ना एग्जाम? अभी इस बार पता नहीं बाबू, ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन क्यों होगा एग्जाम? जल्दी हो जाता है। नहीं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा ऑफलाइन। और एग्ज़ाम जो होता है बाबू, मैं अभी ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या दिसंबर में होगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आपका सेमेस्टर अगस्त से। टीचर लोग क्या चीज़, मतलब टीचर लोग का भी होता है ना कि आप क्या चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो? नहीं, टीचर कुछ नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी का चलता है, ठीक है ना? कॉलेज ऑफलाइन खुलेगा कभी? हाँ खुलेगा, इस छठ के पूजा के बाद खुल जाएगा बेबी। हम लोग रेगुलर क्लास कॉलेज में करेंगे? हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा, क्लास रेगुलर होगा। हो सकता है कि अगले सेमेस्टर, इस सेमेस्टर ना आप लोग का हो, फर्स्ट ईयर का होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका आया नहीं ना, फर्स्ट ईयर का सेशन लेट हो गया ना इस बार। चलो आटा हुई बातें कब बात करेंगे। अब मैंने जो हेडिंग दिया है बाबू, मैंने बोला इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन। पावर फैक्टर का वेरिएशन देखेंगे और किस पे देखेंगे? वाट मीटर का रीडिंग। हमने 2 वाट मीटर देखा था, W1 और W2, जैसे था ना, ये रीडिंग था ना। अब आप लोगों ने देखा था पहला वाट मीटर का रीडिंग क्या था? देखो, पहला वाट मीटर का रीडिंग था कितना बाबू, बोलो हमारे साथ? VL IL। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। बस ये 2 ही क्वेश्चन आपको याद होगा तो आपका काम आसान। अगर 2 ही क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, हाँ नहीं याद होगा तो फिर तकलीफ बढ़ेगा। ये इजी होता है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका JB गुप्ता खोलना। अगर आपने JB गुप्ता लिया है मेरे कहे अनुसार तो खोल कर देखना, 20-25 क्वेश्चन है, और हर JEE के पेपर में पूछता है। ये तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा है। हाँ। मुझे नहीं लगता 1 महीना में कंप्लीट। बाबू वो कंप्लीट 1 महीने के लिए नहीं है, वो पूरा 3 साल का बुक है। उसमें मशीन भी है, उसमें नेटवर्क भी है, सारा सेमेस्टर का उसमें है, बीटेक का भी लेवल का है वो, ठीक है ना? उसमें एक सब्जेक्ट नहीं है बाबू लिए उस देख के ही सिर पे हाथ रख देते। नहीं, गलत बात है। उसमें आपको ऐसे करना ही नहीं है। देखो, आप एक बात बताओ, कभी कभी पहाड़ कहीं जाते हो वैष्णो माता वाता घूमने, क्या सीढ़ियाँ देख के चढ़ना छोड़ देते हो क्या? बोलो, नो सर, क्या करते हो? चढ़ना पड़ता है। क्या करते हो? क्या करते हो? सीढ़ियाँ एक एक तय करते हो तभी तो ऊपर पहुँचते हो। भाई आपके घर में कितना सीढ़ियाँ? आपके घर में 20 सीढ़ियाँ है, लेकिन वो वैष्णो माता जी के मंदिर में 250 सीढ़ियाँ है, 250 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लो, अरे बाप रे 250 सीढ़ियाँ हमसे नहीं चढ़ा जाएगा, तो पक्का आपसे नहीं चढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच, घर बैठे बैठे फीलिंग परिवार के साथ कुछ और होता है। नहीं तो ये बात देखो, इसी फीलिंग को तो रोकना है। अगर आप अपने आप को चाहते हो कि मैं अपने आप को स्टेबल हो जाऊँ आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर फिनिशिंग माई डिप्लोमा डिग्री आई हैव टेकन ए जॉब, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, तो आपको आज से और अभी से लगना पड़ेगा। इसलिए वो JB गुप्ता खरीदवाया हूँ। आप शायद आप मेरा वो चीज़ आप सब बात नहीं समझते हो, मोटिव नहीं समझते हो, ठीक है ना? आप लोग मोटिव समझ नहीं पाते हो, और इसकी पछतावा होगी। अभी नहीं होगी, लेकिन 3 साल बाद होगी, ठीक है ना? क्या आप खो रहे हो आपको नहीं पता। चलो अब मैं आता हूँ। अब आपको पता है कि ये फाई जो एंगल है, यही ना PF एंगल है बाबू, बोलिए, है ना? अब ये PF एंगल है, तो इसका मतलब है इसी के वेरिएशन की बात की। अगर ये एंगल वेरी करेगा तो आपका पावर फैक्टर वेरी करेगा। यस या नो? यस सर। तो चलो हम पहला केस 1 लेते हैं। देखो, ये जितने लोग आज अवेलेबल है ना, उन सबको ये बहुत प्यार से समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस केवल ध्यान से सुनना। मैं पहला बोलता हूँ कि फाई इक्वल टू 30 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 30 डिग्री। अगर आपने फाई 30 डिग्री बोला है, ध्यान सुनना, तो इसका मतलब है कि PF कितना? cos 30। हो गया सर, कॉस्ट। cos 30 का मतलब कितनी? √3/2। √3/2 का मतलब 0.866। यस सर। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये लेगिंग या लीडिंग?
हाँ ये कंफर्म आपसे करूं, लैगिंग या लीडिंग? अगर अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा तो बता दोगे, लीडिंग या लैगिंग? रीडिंग हाँ रीडिंग होगा। ऐसा आपको 1000 बार बता चुका हूं कि लीडिंग लोड नहीं होता है। हम लोग के पास दो ही तरह का लोड होता है, या तो आरएल टाइप लोड होगा या प्योरली रेसिस्टिव लोड होगा। आप भूल गई हैं, आप ये बात काहे भूल जाती हैं? कैपेसिटेंस आरसी लोड नहीं होता आपके। रीडिंग लोड, लैगिंग लोड। हाँ नहीं सर, आप पता है ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब तो और आरएल टाइप जो होता है बाबू, हमेशा आरएल टाइप के मतलब हमेशा क्या है? लैगिंग। क्या होता है? लैगिंग। अगर आपको मेंशन नहीं हो तो आपको हमेशा क्या पकड़ना है? लैगिंग। ये बात समझ में आया? चलो, करंट के संदर्भ में होता है। हाँ जी, करंट अगर वोल्टेज से पीछे है तो लैगिंग, करंट अगर वोल्टेज से आगे है तो लीडिंग। हमेशा करंट के पोजीशन देख के ही बताया जाता है। और किस डायरेक्शन में बताया था रीड करने के लिए? एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा किस डायरेक्शन में रीड करते हैं फेजर? एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब देखो, फाई का वैल्यू सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं। कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 तो cos 0 का मतलब कितना बाबू? 1। 1 अच्छा, अगर 1 बोल दे तो कैसा लोड हो गया ये? अब बता देना चाहिए। अभी लोड ही कैसा हो गया? ये बता, यूनिटी पावर कौन सा लोड में होता है बाबू? देखो ऐसा बोल लेता नहीं। सर रेसिस्टिव। हाँ, तो आपसे कभी कभी हाँ, तब ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में से घुमा देगा, कह देगा कि फॉर प्योरली रेसिस्टिव लोड द रीडिंग ऑफ वाट मीटर विल बी बोथ इक्वल, अनइक्वल, मोर देन या नॉन ऑफ दीज। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि कौन से में बात कर रहा है। ये बात आपको समझ में आया? तो कंपटीशन वाला भाई, उसको पता है कि बच्चा को 0 डिग्री देंगे तो तुरंत बता देगा, 1 देंगे तो तुरंत बता देगा, लेकिन वो ये नहीं देगा। क्या दे देगा? प्योरली रेसिस्टिव। क्या दे देगा? क्योंकि वो चाहता है सर हम लोग जॉब नहीं करें। हाँ, अरे देखो एक बात बताओ, अगर तुम कल कंपनी खोलोगे तो कैसा एम्प्लॉय चाहोगे रखना? गधा या टैलेंटेड? जो काम कर ले। जो काम कर ले। तो जो काम करने वाला बंदा होगा उसके पास नॉलेज होना चाहिए ना। यस सर। तो आपका लेकिन यही तरीका तो नहीं है। नहीं है बाबू तरीका, यही तरीका। जब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाया जाएगा और जब प्योरली रेसिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव लोड आपको पता नहीं है तो फिर आप इंजीनियर किस काम के? समझिए बात को, नहीं समझ पाओगे अभी आप। चलो, अब ये फाई की वैल्यू 0 डिग्री रखो ना यहाँ पे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 0 डिग्री रखो। देखो तो क्या क्या रीडिंग आएगा? W1 इक्वल टू W2 आएगा। देखो तो, रखो। सर बोथ आर सेम। बोथ मतलब दोनों वाट का रीडिंग क्या होगा? सेम होगा। और कितना होगा बाबू? VL IL इंटू √3/2। बोलो। अब ये यहाँ से एक बात के लिए देखो, अभी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि व्हेन द रीडिंग ऑफ द बोथ वाटमीटर विल बी सेम देन द नेचर ऑफ द लोड इज प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेसिस्टिव, आरएल टाइप, आरसी टाइप। अब देखो क्वेश्चन, देखो घुमा घुमा कैसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में। देखो इसलिए मैं क्वेश्चन प्रकार बता रहा हूँ, यानी इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जाएगा। फिर दूसरा बोलेगा कि व्हेन द रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर विल बी √3/2 इंटू VL इंटू IL then the power factor of the circuit will be 1, 0, 0.8, 0.5। तो क्या बताओगे? यूनिटी। कितना पावर फैक्टर है? 1। तो क्या लगाओगे? 1। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोलेगा when the reading of both wattmeter will be same then the phase angle of between voltage and current will be 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या लगाओगे? लॉक कर दिया जाए 0 डिग्री। इसका मतलब है कि इस एक केस को कितना बार घुमा कर पूछ दिया आपसे? 5-6 बार। सर एक दो बार और घुमाइए। अरे आप जेबी गुता खोलो ना, उसमें है। आप जेबी गुता खोलो। आप जेबी जब लिया ना मेजरमेंट, देखो आपका जेबी गुता में DC मशीन भी है, AC मशीन भी है। आप इंडेक्स देखो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट देखो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में चले जाओ और वहाँ लाइन से क्वेश्चन देखो। अगर आपको नहीं दिखेगा तो मेरे से बताना, मैं कल और इसमें पेस्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो पहला बात समझ में आया आपको? दूसरा बोलो, पहला समझ में आया? यस सर। चलो अब एक सेकेंड अब फेज एंगल 30 डिग्री ले लिया जाए। कितना डिग्री?
30 डिग्री। अब चलो 30 डिग्री लेते हैं। अब 30 डिग्री लेंगे तो पावर फैक्टर कितना आएगा? बोलो। √3/2। भाई सब लोग बोलो यार, समझ में आ रहा है तो सब लोग बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो हाँ नहीं आया, लेकिन बोलो तो सही सब लोग। पता नहीं सब काहे मायूस होकर बैठा है, कुछ प्रॉब्लम है? अरे अभी तो माता जी का आशीर्वाद लेके आए हो तो सब, तब तुम लोग का ये हाल है। कितना होता है बाबू ये √3/2? बोलो √3/2। यस सर। और इसको कितना बोलोगे बाबू? 0.866। ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन में दोनों चीज़ देता है, 0.866 लैग, 0.866 लीड, तो आप कौन सा लगाओगे? लैग वाला। क्वेश्चन कंफ्यूज करना, हाँ, क्योंकि ये नहीं कि जो जोश में 0.866 लगा कर निकल गए। अच्छा, अगर ये 30 डिग्री लोड है तो किस टाइप का सर्किट बनेगा बाबू? ये सर्किट होगा RL टाइप। कौन सा टाइप? अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये RL टाइप सर्किट होगा? डाउट है ना? सर क्योंकि करंट लैग कर रहा है। हाँ, करंट लैग कर रहा है। दूसरा चीज, अगर ये प्योरली इंडक्टिव होता तो एंगल होता 90 डिग्री। अब प्योरली रेसिस्टिव होता तो एंगल होता 0 डिग्री। और 0 से 90 के बीच में कुछ भी एंगल होता है, इसका मतलब RL सर्किट। ये क्लियर बात समझिए? ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब 30 डिग्री रखिए। अब 30 डिग्री रखिएगा तो एगो मिलेगा ω1, कितना मिलेगा बोलो? VL/IL cos 0 तो 0 मिलेगा है, cos 0 cos 0 तो cos 0 1 होता है पगला, हाँ वही भी बोल रहे हैं। तो VL/IL मिलेगा बोलो। यस। चलो एगो मिल गया VL/IL, ये क्लियर है सबको? दूसरा VL/IL/2। हाँ, VL/IL/2। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, VL/IL/2। दूसरा ये बात आपको सबको समझ में आ रहा है? बोलो जितने लोग अवेलेबल है सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये जेई का पक्का क्वेश्चन है, ये जेई का, ये ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रिकल जेई जब भी किसी पेपर में बैठोगे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये हो जाएगा cos 60, 30 + 30 होगा कि नहीं होगा बोलो? इतना समझदार हो गए हो कि नहीं? बोलो बालक। सर समझदार तो बहुत। अरे भाई पूछना नहीं है, ओह भाग्य जो अपन। सर लाइफ एक ही प्रॉब्लम है, अभी तो एकदम अच्छा समझ आ रहा है, याद भी हो जा रहा है, लेकिन बाद में भूल जाता है। अब इसके भूलने देखो, तब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप घर पे बैठ के एक बार इसको खुद अपने मन से नहीं पढ़ते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब मैं जिस क्लास पढ़ूँ एक बार नोट्स बंद कर दो और एक खुद सोचो कि सर क्या क्या पढ़ाए थे और किस तरह पढ़ाए थे। खुद पेन कॉपी लेकर बैठो और उसको याद कर करके लिखो, मतलब अपने दिमाग में रिकॉल करो और उस पेज पे लिखो। देखो ये आपका अपना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब दोनों वाट मीटर का अगर रीडिंग मिलाया जाए तो देखो तो वाट मीटर 1 = अगर वाट मीटर 2 की बात करूं तो वाट मीटर 2 का रीडिंग कितना है? वाट मीटर 1/2। देखो तो बोलो, ध्यान से देखो। या इसको दूसरा तरह से क्या बनाएगा? ऐसे बना देगा कि 2 टाइम्स ऑफ द वाट मीटर 2 = वाट मीटर 1। यानी देखो ये क्वेश्चन दो तरह से राइज हुआ। एक तो ये पूछ देगा कि एट विच पावर फैक्टर द रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल बी डबल द रीडिंग ऑफ अदर वाट मीटर। इसका मतलब है, ये बात समझ में आ रहा है? यानी डबल भी हो सकता है। और दूसरे में से क्वेश्चन क्या पूछ देगा? एट विच पावर फैक्टर द रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल बी हाफ ऑफ द रीडिंग ऑफ अदर वाट मीटर। तो कितना पावर फैक्टर बाबू? √3/2। तो √3/2 ना देगा क्या देगा? 0.866। ये बात समझ में आई? समझ में आया? यह आपसे पूछ देगा कि एट विच फेज एंगल द रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल बी हाफ ऑफ द रीडिंग ऑफ अदर वाट मीटर। तो कितना एंगल बोलिए? 30 डिग्री। कितना एंगल बाबू? 30 डिग्री। अब आपको ऐसा नहीं पूछ के ऐसा पूछ देगा कि फॉर द पावर फैक्टर इक्वल टू 0.866 देन द रीडिंग ऑफ बोथ वाट मीटर विल बी। ऑप्शन देगा डबल 1 वाट मीटर, रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल बी डबल द रीडिंग ऑफ अदर वाट मीटर। फिर उसमें ऑप्शन देगा कि वाट मीटर रीडिंग ऑफ बोथ वाट मीटर इक्वल, रीडिंग ऑफ बोथ वाट मीटर आर अनइक्वल। तो आप क्या लगाओगे? जो डबल होगा या हाफ भी दे देगा और फिर बोल देगा ऑप्शन ए और बी में भी पॉसिबल। ये बात आप समझिए, आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये बात आपको समझ में आ रहा है?
यस सर, या तो एक और क्वेश्चन दे देगा सर। क्या? पावर फैक्टर ऑफ 0.86 इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू वाट। हाँ, जाहिर सी बात है। तो आपको अब देखो, अब आपको ये आइडिया हो गया तो आपको सोचने में, आप देखो अब अपना देखो, जब तक आप नहीं खुद सोचोगे तब सब्जेक्ट का ज्ञान आपका नहीं हो सकता। अगर आप केवल पढ़ के और केवल क्लास करके बैठ जाते हो तो ये सबसे रॉन्ग कंसेप्ट है। आपको अगर पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है तो आप पढ़ने के साथ साथ एनालिसिस कीजिए, इसके क्वेश्चन और क्या क्या बना सकता है। तो एनालिसिस कैसे करोगे? जब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको एक ग्रंथ खरीदवा दिया हूँ मैं, ठीक है ना, वो ग्रंथ को खोलिए और उस ग्रंथ को देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, उस ग्रंथ को देखिए, कम से कम मेजरमेंट तो देखिए ना, कि जब आप मेजरमेंट की बारी आए तो पता तो चलना चाहिए ना कि यह सबको मेजरमेंट आता है। चलो मैं आगे बढ़ूँ, बोलो। यस सर। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। केस थर्ड। अच्छा, किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए? देखो नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें रिलेशन भी लिखवाया हूँ, थ्योरी भी लिखवाया हूँ। आपको फिर भी चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं केस थर्ड, अब केस थर्ड में देखो, जब फेज एंगल इजकल टू 60 डिग्री, कितना डिग्री बाबू? ऐसा, 60 डिग्री सर। हाँ देखो तो लग रहा है ऐसा खाना वाना खाइए, मम्मी ज़्यादा मान रही है। गुड। चलो तो पावर फैक्टर कितना आएगा ऐसा? cos 60 1/2 1/2, 0.5। गुड, यानी 1/2 और एंगल कितना आ जाएगा? 0.5। अगेन अगर सर्किट का नेचर पूछा जाए तो सर्किट कैसा रहेगा? ये आरएल टाइप। तो यहाँ पे आरएल टाइप सर्किट नहीं पूछता है, यहाँ पे उससे मतलब ही नहीं है, उसको पता है कि आरएल टाइप पूछ देंगे तो बच्चा कंफ्यूज करेगा। तो अब रीडिंग देखो तो क्या क्या आएगा। 1 वाटमीटर का रीडिंग कितना आएगा बोलो तो? VL IL VLIL √3/2 cos 30 - 60। और आपको मालूम है कि cos - थीटा कितना होता है? cos थीटा तो नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट आता नहीं है, आपको पता है ना। कितना इसको लिखोगे? √3, हाँ √3/2 VLIL। यस नो। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जोड़ सकते हो, इसका रीडिंग कितना में लिखोगे? वाट में। क्या लिखोगे बाबू? यहाँ सारे का वाट लिख सकते हो, ये लिखना, गलती मत चीज छोड़ दोगे तो नंबर काटा जाता है। थ्योरी में अगर पूछेगा तो ये सबका रीडिंग छोड़ोगे तो एक एक नंबर काट दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो नंबर ना कटे इसका ध्यान रखो, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये सब हाँ मान लो पूछता है, 6 नंबर में पूछता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन द रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर, तो आपको ये सही लिखना है, 3-4 केस बनाओ और उसके बाद निकल लो। चलो अब देखो VLIL अभी कितना हो जाएगा? VLIL cos 90 या cos 90 कितना बाबू? 0। इसका मतलब है कि 1 वाटमीटर का रीडिंग कितना आ गया इसमें? 0। और यही क्वेश्चन अभी एली का पेपर हुआ था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जाकर देखो। मैं क्वेश्चन पेपर आपको भेजे रखा हूँ, आप देख सकते हो। और अगर आपको नहीं मिले तो बोलो, मैं अभी आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। मैं आपके ग्रुप में डाला हूँ और मेरे पास है व्हाट्सएप, यहीं पर शेयर कर लो, स्क्रीन दिखा देना है। बोलो, देखना है? 1 मिनट वेट, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप में डाला है, क्वेश्चन पेपर। सर हम लोग के ग्रुप में हाँ जी, क्वेश्चन पेपर भेजा नहीं आपके ग्रुप में? मालूम है नहीं है? बताओ क्या है, ग्रुप देखते हो तो हो? हाँ व्हाट्सएप खोलते हैं सर 1 घंटा लग जाता है। बताओ, कितना गलत बात है। तुम लोग पढ़ते उड़ते नहीं हो ना, इसके मतलब। 1 मिनट रुक जाओ। ये तो सर आपको यही बता दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है? बच्चों की दिक्कत घर पे दिक्कत हो रहा है। घर पे दिक्कत हो रहा है? भागो पटना, अब कौन से डर है, भागो पटना। सर पटना में ही घर है, वहीं दिक्कत हो रहा है। अच्छा जी, तो भाग जाओ, हॉस्टल लो, रूम का हॉस्टल लो, यहाँ आके बोलो सर हमें हॉस्टल दे दिया जाए। तो कॉलेज का हॉस्टल है ना, बुला दीजिए। और क्या मिलता ही है, सर 4000 रखे हुए हैं। सस्ता ही है पटना में, 4000 सस्ता ही है पगला, खाना वाना सब देंगे, सस्ता नहीं है। 5000 लगता है सर, हैं? बाहर रहोगे? में 5000 लगता है।
हाँ जी, देखो आपको पेपर, ये इस बार का पेपर है, आपको दिखा देता हूँ। इस पेपर में क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव। देखो इसे दो याद रखना है, एक तो थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बाबू। ये दोनों चीज़ आपसे पूछा जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था और आज आप देख के आंसर बता दोगे। देखो इसी दिन का इंतजार है सर, जल्दी जल्दी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो देखो पढ़ो तो, पढ़ो। 0.5 सर। 0.5। अब जब ज्ञान रहेगा तब तो लगाओगे। और ज्ञानी हो गए, चलो अच्छी बात है। और दिस मोमेंट हाँ, अब पता नहीं बाद में क्या होगा। और देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था इससे, देखो इसे थ्योरी बस 6 नंबर क्वेश्चन क्या आया था। ये क्वेश्चन क्यों रखा हूँ मैं, ये लेके मैं उसी समय आपके ग्रुप में भेजा था, पर पता नहीं मेरे को आपके ग्रुप में नहीं मिल रहा था। फिर दूसरा, स्टूडेंट्स सीरियस तो आप ही हैं हम लोग। अब क्या करोगे, हमारा काम है पढ़ाना। देखो एक तो ये क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा था कि पूछता है, देखो एक क्वेश्चन ये आया है, इनुमरेट द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, बोलो। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो एक ये आया है, ड्रॉ द कनेक्शन डायग्राम फॉर पावर मेजरमेंट इन 3 फेज लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देना था, केवल रियल पावर मेजर करके निकल जाइए, और वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है रिएक्टिव मेजर करेंगे क्या, कि जब ऐसा बोल दे तो हमेशा रियल पावर। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 6 नंबर है, आपको पूरा डिटेल देना पड़े। पढ़ लिया आप, जो समझ रही है ना, हाँ, तो आपको केवल ड्रॉ नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, चीज़ें नहीं दिखता है। चलिए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। होता है, हम लोग ड्रॉ समझ के ड्रॉ करेंगे और बच्चा से टीचर ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नंबर काट देगा। कदम कटेगा, मैं अगर मैं चेक करूँ तो मैं खुद काट दूंगा। तो यहाँ से आपको देख के लगा कि बोलता है, देखो अभी आप क्वेश्चन दिखाया था कि एट विच पावर फैक्टर द रीडिंग ऑफ वन वाटमीटर विल बी 0 एंड रीडिंग ऑफ अदर वाटमीटर विल बी नॉन 0। तो ये तो आपको पता चल गया 0.5। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हेन द रीडिंग ऑफ 1 वाटमीटर इन द मेथड ऑफ 2 वाटमीटर मेजरमेंट मेथड विल बी 0 देन पावर फैक्टर विल बी कितना बाबू, कितना? 0.5। अब देखो यहाँ से एक बात हम नेक्स्ट क्या क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्लियर की बात सुनना, नेक्स्ट क्लियरिटी की बात यह है, अब 61 से जैसे 60 से एबव जाओगे तो cos 90 से एबव जाएगा। अब cos 90 से एबव जाता है तो cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका मतलब है कि जैसे ही हम 60 डिग्री से ऊपर गए फेज एंगल के, तो आपका 1 वाटमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ही तीनों क्लास में, बाकी सब है ही। अब क्या कर सकते हैं, जिनको पढ़ने का मन है वो एक्टिव है, जिनको पढ़ने का मन नहीं है वो सोया है करके, वो अटेंडेंस के चक्कर में केवल। तो हम क्या करें, देखो हम तो बार बार बोलते हैं कि मेरे साथ अगर इंटरेक्ट होकर पढ़ोगे तो मैं हर चीज़ का कंसेप्ट दे सकता हूँ, नहीं पढ़ोगे इंटरेक्ट होकर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं चुपचाप अपने आप को रोक लूँगा। अब देखो फाइव इक्वल टू 90 डिग्री, अब 90 डिग्री जैसे बनाओगे तो इसका पीएफ कितना होगा बाबू, बोलिए। सर cos 90 जी। देखो क्लास में अगर एक बच्चा पढ़ने वाला होना तो मैं उसके लिए पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक सब बच्चा थोड़ी इंजीनियर बन जाता है, बनेगा तो एक ही ना, नौकरी तो कोई एक ही दो लेगा, 2-4 को तो वही जाके घर पर बैठेगा ही नहीं। cos 90 कितना बाबू, 0, यानी 0 लैग। अब इसका मतलब क्या है बाबू, प्योरली इंडक्टिव लोड। क्या है, प्योरली इंडक्टिव। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये प्योरली इंडक्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्योरली इंडक्टिव लोड, क्योंकि ये एंगल नहीं देगा, उसे पता है। दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो ये प्योरली रेसिस्टिव और दूसरा प्योरली इंडक्टिव। जब ये प्योरली इंडक्टिव बोलेगा तो आपको ध्यान एकदम चला जाना चाहिए कि फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री। प्योरली रेसिस्टिव बोले तो फेज एंगल कितना, तो अब आपको, हाँ चलिए अब यहाँ रीडिंग बता दो। अब एक देखो, एक आ जाएगा 1/2 V इंटू आई एल, बोलो 30 - 90 60, यस सर। और दूसरा कितना आ जाएगा 30 + 90 120, 120, मतलब -6, माइनस सेम आएगा, माइनस मतलब 1/2। देखो माइनस बाहर 60। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलेगा कि देखो दोनों वाटमीटर का रीडिंग सेम है,
लेकिन एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, मतलब एक दूसरे से निगेटिव साइन है कि नहीं है, बोलिए। रीडिंग तो सेम है लेकिन एक दूसरे का कैसा है, यानी अगर मैं बात करूं W2 इक्वल टू माने W1, बोलो। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है कि व्हेन द रीडिंग ऑफ द बोथ वाटमीटर विल बी अपोजिट इन नेचर देन द पावर फैक्टर विल बी सर्किट विल बी, या पावर फैक्टर पूछ देगा या नेचर ऑफ द सर्किट विल बी, द पावर फैक्टर 0 एंगल 90 और सर्किट पूछ देता प्योरली इंडक्टिव। ये बात आपको समझ में आया? तो ये आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हर साल पूछता है। आप जब उठाइए, आप जेबी गुप्ता खोलिए, जिन्होंने जेबी गुप्ता लिया है वो खोलिए, कम से कम लाइन से 20-25 क्वेश्चन है, आप एक लाइन से क्वेश्चन देखिए और करते जाइए। जो इनको लग रहा है कि सर मैं पढ़ने के बाद मैं बाद में भूल जाता हूँ, वो कम से कम उस क्वेश्चन को खोल कर लगाए अपने मन से। और एक बार सर पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर मेजरमेंट इंडेक्स देखो ना, इंडेक्स नया वाला में पेज नंबर हमको याद नहीं है, पुराना वाला होता तो बता भी देता, वो भी मेरे को अभी याद नहीं है। खोजते खोजते सर। अरे पागल हो आप, हमेशा पहले इंडेक्स देखो, इंडेक्स में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का पेज पे चले जाओ, इसमें खोजना क्या है, ठीक है। यस सर। अब इसी के साथ क्लास को मैं खत्म सेक्शन 5